आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। आज की कहानी सौरभ जोशी पर है। ये कहानी मुझे भेजा है मेरे व्यूअर ने, उसी की कहानी सुनाने वाला हूँ आज मैं अपने YouTube चैनल में। तो चलिए बिना देरी किए हुए शुरू करते हैं आज की भूतिया कहानी। क्या हो जब आप एक अकेले सुनसान बंगले में एक रात गुजारें, पर उस बंगले में किसी स्त्री की रोने की आवाज़ आए, आपको भी ना पता हो कि वो कौन है, और एक बार आपके सर पे चोट लगे और आप सीधे हॉस्पिटल में हो। ये हुआ था सौरभ जोशी के साथ। सौरभ जोशी अपने वीडियो बनाने के दौरान अपने घर से निकल पड़ते हैं। वो अपनी कार को लेकर के कुछ दूर पहुंचते ही हैं और उनकी कार की टायर पंचर हो जाती है। वो कार को रोकते हैं और साइड में लगा के पंचर को ठीक करते हैं। पंचर जैसे ठीक होता है वो शहर की ओर चल पड़ते हैं। बीच में कई दूर तक जंगल ही जंगल थे। ये जंगल 20 या 25 किलोमीटर के अंडर में था। सौरभ जोशी जब वहाँ निकले थे तब तो सुबह ही थी, पर जंगल के अंदर जाते जाते उनको शाम हो जाती है। उन्होंने सोचा कि मैं जब तक पहुँचूँगा शहर तब तक सुबह भी हो सकते हैं, इसलिए मैं एक होटल ही बुक कर लेता हूँ। और उन्होंने अपने मोबाइल से एक होटल को बुक कर लिया। होटल का लोकेशन मिलते ही सौरभ जोशी ने अपनी कार को उस होटल की ओर ले जाने लगे। जाते जाते उन्हें 3 घंटे लग गए और रात के अभी 11 बज रहे थे। होटल पूरा भरा हुआ था। वहाँ पे आदमी आते जाते रह रहे थे। यह समझ लो आपकी उस होटल में लोगों की कमी नहीं थी। सौरभ जोशी ने अपनी गाड़ी को पार्किंग में खड़ा किया और अपनी चाबी को हाथ से हिलाते हिलाते अपने रूम की ओर जाने लगे। उन्हें बोला गया, सर आपको यहाँ पे साइन करना है। और सौरभ जोशी साइन करके अपने रूम का चाबी ले करके उस फ्लोर पे जाने लगते हैं। सौरभ जोशी अपने रूम का जैसे गेट खोलते हैं और उसके बाद अंदर जाते हैं। जा कर के वो सीधे बेड पर सो जाते हैं और उनको नींद आ जाती है। जब उनकी आँख खुलती है तो रात के 2 बज रहे थे। वो गए और फ्रिज से पानी पीने लगे तो देखा कि बाहर से किसी की रोने की आवाज़ आ रही है। उन्होंने अपनी गेट को खोला और जाके देखा तो बाहर कोई नहीं था। वो फिर से अपने रूम में आए और जैसे आए तो उन्होंने सोचा कि मैं तो एक होटल में रुका था, ये कौन सा जगह था बाहर? रूम तो पूरा सजा हुआ है, पर बाहर क्या देखा था सौरभ जोशी ने? सौरभ जोशी जब गेट को खोल के फिर से वापस बाहर आए तो उनकी आँख फटी की फटी रह गई, क्योंकि पूरी जो वो होटल था वो जला पड़ा हुआ था। पूरे जाले लगे हुए थे। सौरभ जोशी तुरंत अपने रूम के अंदर आके दरवाजे को टाइट से बंद कर दिया और वहीं पे छुप गए। उन्होंने सोचा कि मैं अपनी गाड़ी तक पहुंच जाऊं तो मैं यहाँ तक निकल जाऊंगा, पर इन्हें 20 फ्लोर को नीचे जाना था, तब इनको अपनी गाड़ी वहाँ से मिलेगी। अब ये जाएं तो जाएं कैसे? इन्होंने अपने भाई को कॉल किया और सब बात बता दी कि मेरे साथ ये हुआ, और उनके भाई ने बोला कि मैं तुरंत आ रहा हूँ। जैसे सौरभ जोशी ने अपना लोकेशन सेंड किया तो लोकेशन सेंड ही नहीं हो रहा था। अब सौरभ जोशी करे तो करे क्या?
साहिल जोशी अपने घर से निकल पड़ा देखने के लिए कि सौरभ जोशी का गाड़ी या फिर सौरभ जोशी कहाँ पे फंसा हुआ है। साहिल बाइक को लेके जंगल में एंटर हुआ ही जैसे वैसे उनकी बाइक की टायर फिसल गई और वो सीधे झाड़ियों में जाके गिरे। वो तो अब आने के हालत में नहीं थे और यहाँ पे सौरभ जोशी सोच रहे थे कि कब साहिल जोशी उन्हें बचाने आएगा। पर 1 घंटे बीतने के बाद वो समझ गए कि कुछ ना कुछ गड़बड़ है और उन्होंने सोचा कि अब मैं ही अपनी कार को लेके यहाँ से भाग जाऊँगा। उन्होंने धीरे धीरे से अपने रूम का गेट खोला और बाहर देखा तो पूरा पहले के जैसा लाइट लगी हुई थी। सौरभ जोशी को कुछ समझ नहीं आ रहा था, पर अब उन्हें कैसे भी इस होटल से बाहर निकलना है। उन्होंने अपनी कार की चाबी पकड़ी और वहाँ से निकल पड़े और दौड़ते दौड़ते जब वो 10वें फ्लोर पर पहुँचे तो उन्हें याद आया कि उनका आईफोन उसी रूम में छूट चुका है। उन्होंने सोचा कि मेरे जान से बढ़कर आईफोन तो नहीं, पर उन्हें यह भी डर था कि उनका यूट्यूब चैनल उसी मोबाइल में लॉगिन था। वो दूसरे मोबाइल में भी कर सकते थे, पर उन्हें उसी मोबाइल से ज़्यादा लगाव था। इसलिए उन्होंने सोचा कि मैं तुरंत जाऊंगा और उस मोबाइल को ले करके भी आ जाऊंगा। और वो धीरे धीरे करके उस कमरे की ओर जाने लगे। उन्होंने 1 फ्लोर कंप्लीट किया और जैसे दूसरे फ्लोर पर पहुँचे तो किसी लड़की की रोने की आवाज़ उन्हें सुनाई देने लगी। उन्होंने अपना मुंडी चारों ओर घुमाया पर कोई भी नहीं था। उन्होंने अपना सर फिर पीछे घुमाया पर कोई भी नहीं था। वो एक एक कदम धीरे धीरे से रखते रखते उस रूम की ओर जाने लगे। अब जहाँ पे उनका रूम था उसके गेट के सामने सौरभ जोशी खड़ा हो गया। सौरभ जोशी ने जैसे ही अपने हाथ से गेट को पीछे की ओर धक्का दिया, वैसे ही उस रूम से किसी की ज़ोर से चीखने की आवाज़ आई और सौरभ जोशी डर के नीचे गिर गए। वो उस रूम से फिर से भागने लगे, पर देखा कि सीढ़ियों पे उनका आईफोन टूटा पड़ा हुआ था, जैसे कि उसे किसी ने अपने पैरों से मसल दिया हो। पर यह किसका काम हो सकता है? आईफोन तो पैर से टूट ही नहीं सकता, तो तोड़ा किसने इसको? वहाँ पे तो मेरे सिवा और कोई था ही नहीं। ये चिंता में सौरभ जोशी सोच रहे थे और इधर उन्हें अपनी कार को लेके भागना था। सौरभ जोशी ने उसी टूटे मोबाइल को उठाया और पॉकेट में रखा और वहाँ से नीचे भागने लगे। उन्होंने सोचा कि क्यों ना मैं लिफ्ट से चला जाऊँ, और वह लिफ्ट का बटन दबाने लगे। लिफ्ट खुली और सौरभ जोशी तुरंत उसके अंदर चले गए। सौरभ जोशी ने एक चैन की सांस ली कि अब मैं तुरंत अपनी कार के पास पहुंच जाऊंगा। पर लिफ्ट 10 मिनट हो गया पर अभी तक नीचे नहीं गया। कभी ऊपर कभी नीचे, कभी ऊपर कभी नीचे, ऐसे ही हो रहा था। और उस लिफ्ट की लाइट बंद चालू होने लगी और फिर लिफ्ट के अंदर धीरे धीरे धुआं बढ़ने लगा। धुआं बढ़ते बढ़ते सौरभ जोशी को खांसी आने लगी और उनको चक्कर आने लगा और सौरभ जोशी नीचे गिर गए। उस लिफ्ट में ऑक्सीजन की मात्रा बहुत कम हो गई और सौरभ जोशी को सांस लेने में दिक्कत हो रही थी। जैसे सौरभ जोशी का दम घुटने लगा, वैसे ही उस लिफ्ट का दरवाज़ा खुल गया और सौरभ जोशी बाहर निकल गए और वो फिर से नीचे भागने लगे। भागते भागते वे अपने कार के पास पहुंच गए।
जहाँ उनकी कार थी वहाँ पे सेम कार 500 थी। मतलब जैसे सौरभ जोशी की कार थी वैसा ही 500 और कार वहाँ पे रखी हुई थी। अब सौरभ जोशी को पसीने आने लगे कि उनकी कार कौन है। सब कार में सेम नंबर प्लेट था। अब सौरभ जोशी हर कार में एक एक करके चाबी लगा के देखने लगे, पर कार स्टार्ट नहीं हो रही थी। अब एक बार जिस कार में उन्होंने चाबी लगाई वो कार स्टार्ट हो गई और सौरभ जोशी उस कार को लेके निकलने लगे। पर वो अपनी कार को जैसे आगे बढ़ा रहे थे, सभी कार आगे बढ़ रही थी। वो उस कार को पीछे कर रहे थे तो सभी कार पीछे हो रही थी। सौरभ जोशी ने अपनी कार को स्पीड कर दिया और वहाँ से निकल गए। वो उस बंगले से तो निकल गए थे, उस होटल से, और बाहर गए और जंगलों से हो करके वो मेन हाईवे में पहुँच गए और वे अपने घर के लिए रवाना हो गए। पर आधा घंटा बीत गया पर अभी भी कोई व्यक्ति वहाँ पे दिख नहीं रहा। पूरा जंगल सुनसान पड़ा है। सौरभ जोशी ने अपने सर को दाएं और बाएं घुमा के देखा तो वो एक ही जगह पे चल रहे थे। उसकी कार आगे तो बढ़ रही थी पर एक ही जगह पे थी। पहिए तो घूम रहे थे पर गाड़ी एक ही जगह पे थी, आगे नहीं बढ़ रही थी। पूरा माहौल आगे बढ़ रहा था, टाइम आगे बढ़ रहा था, पर कार वहीं पे रखी हुई थी। सौरभ जोशी ने सोचा कि अब मैं पैदल ही घर जाऊंगा, पर वो यह भी सोच रहे थे कि मुझे आधा जंगल पार करने में 2 घंटे लग गए और मैं जंगलों में अभी फंसा हूँ, तो मैं पैदल निकलूँगा तो मुझे कितने घंटे लग जाएंगे। इतना सोच ही रहे थे तब तक उनकी कार वहाँ से गायब हो गई। सौरभ जोशी ने जैसे देखा वैसे वो पैदल ही भागने लगे वहाँ से। उनकी शरीर में जितनी दम थी वो वहाँ से भागने लगे। भागते भागते वो एक पेड़ के पास बैठ गए और रोने लगे। रोते रोते उन्होंने देखा कि दाएं साइड से एक स्कॉर्पियो आ रही थी। उन्होंने अपने हाथ को दिखाया और बोला रुक जाइए रुक जाइए, पर कार नहीं रुका। कार आगे चला गया। पर सौरभ जोशी ने फिर देखा तो वो कार बैक होके उनके पास आया और रुक गया। उसमें से एक खूबसूरत सी लड़की बाहर निकली और बोली आपको कहाँ जाना है। सौरभ जोशी ने बोला मुझे हल्द्वानी छोड़ दो, और उन्होंने बोला कि हाँ मैं भी वहीं पे जा रही हूँ, आप बैठ जाइए। और सौरभ जोशी उसकी कार पे बैठ गया और निकल पड़ा। उस लड़की ने पूछा कि आप इतनी रात को यहाँ पे क्या कर रहे थे। सौरभ जोशी ने अपनी सभी बात बता दी कि वो कैसे अपने घर से ब्लॉग बनाने के लिए निकले थे और कैसे उन्होंने होटल में रुकने का सोचा और कैसे वो हवेली में बदल गया और कैसे उनकी गाड़ी गायब हो गई। पूरी बात उन्होंने उस लड़की को बता दिया और वो लड़की हंसने लगी और बोला ये मजाक चल रहा है क्या, आप कुछ भी बोलते जा रहे हो। और सौरभ जोशी ने बोला ये एक सच बात है, मैं एक यूट्यूबर हूँ, मैं भी अंधविश्वास पे नहीं मानता, पर मैंने जो देखा वो आपकी भी रूह कपा देगी। वो लड़की हंसते हंसते गाड़ी की ब्रेक दबा देती है और बोलती है मुझे भी उस बंगले के अंदर जाना है। सौरभ जोशी बोलता है नहीं, वहाँ पे जो जाएगा उसको मरना ही पड़ेगा। मैं जानता हूँ कि कितनी मुश्किल से मैं वहाँ से भाग निकला हूँ, अब मैं दोबारा वहाँ पे नहीं जाऊँगा। वो लड़की बोलती है आपकी कार तो अभी वहीं पे है, आप कार भी नहीं लोगे। सौरभ जोशी कहता है नहीं, कार को मैं सुबह ले जाऊंगा पर रात को नहीं।
लड़की हंसते हंसते कार को वापस घुमा देती है और जाने लगती है। सौरभ जोशी बोलता है, आप कहाँ जा रहे हो? मुझे यहीं पे उतार दो, पर मैं वहाँ पे नहीं जाऊँगा। वो लड़की कुछ नहीं सुनती और उसे वापस उसी बंगले के पास आके खड़ा कर देती है और बोलती, क्या यही बंगला है? सौरभ जोशी बोलता है, हाँ, पर आपको कैसे पता? वो बोलती, इधर एक ही बंगला है, वो ये कई सालों से खुला नहीं, क्योंकि यहाँ पे एक ऐसी लड़की जिसकी मौत हुई थी तड़प तड़प के, उसकी आत्मा यहीं पे भटकती थी और उस आत्मा ने इस पूरे बंगले को शमशान में बदल दिया। जो भी आदमी यहाँ पे रहने आता है वो फिर जाता नहीं। तो सौरभ जोशी ने बोला, तो आप मुझे यहाँ पे क्यों ले आए? मैंने तो आपको पहले ही बोला है यहाँ पे भूत रहता है, प्लीज़ यहाँ से चलो। पर लड़की कहती है, मैंने तो ये बात सुनी है, पर मैंने कभी भूत को देखा नहीं। मुझे उस आत्मा को देखना है और पूछना है कि वो क्यों मरी, क्या कारण था। ये सब जानकारी मुझे लेनी है। मैं एक रिपोर्टर हूँ। सौरभ जोशी कहता है, आप पागल हो क्या? भूत से रिपोर्ट कौन लेता है? पर वो लड़की हंसते हंसते कहती है, चलो अंदर। सौरभ जोशी बहुत बोलता है, मैं नहीं जाऊँगा, पर वो लड़की अकेले जाने लगती है और सौरभ जोशी को डर लगने लगता है। वो सोचता है कि हो सकता है इस लड़की के साथ में थोड़ा सा अंदर चला जाऊं तो इसके कार से मैं अपने घर जा सकता हूं और मेरा कार मिल गया तो और अच्छी बात होगी। पर मैं इस लड़की को यहाँ पे छोड़ दूँगा तो पुलिस भी मुझे पकड़ सकती है और मुझे जेल भी हो सकता है कि उस लड़की को तुमने ही मारा है, और मैं घर भी कैसे जाऊँगा। इसलिए सौरभ जोशी उसके पीछे पीछे जाने लगता है और बोलता है, रुको, मैं भी आ रहा हूँ। और दोनों साथ में उस हवेली के अंदर जाने लगते हैं। पूरी हवेली जली पड़ी हुई थी, जाले लगे हुए थे और किसी के खून के हाथ वहाँ पे थे। सौरभ जोशी कहता है, ये उस टाइम तो मैंने नहीं देखा था। पर लड़की कहती है, हो सकता है तुमने ध्यान नहीं दिया होगा, पर ये उसी समय से है। सौरभ जोशी गौर करता है, ये क्या, इसको कैसे पता कि ये उसी समय से है? और सौरभ जोशी इस पे ध्यान ज़्यादा ना दे करके वो फिर उसके पीछे जाने लगता है और बोलता है, तुम इतनी बिना डरे इस पूरे बंगले में कैसे घूम सकती हो और तुम्हें कैसे पता कहाँ पे क्या है? वो लड़की कहती है, मैं रिपोर्टर हूँ, मुझे नॉलेज है कहाँ पे क्या रहता है। और वो एक ऐसे कमरे में ले जाती है जिस कमरे का नाम 365 था। 365 वो लड़की सौरभ जोशी को बताती है, यही कमरा था जहाँ से वो लड़की बालकनी से कूद कर मर गई थी। सौरभ जोशी चौंक जाता है और वहाँ से निकलने की कोशिश करता है, पर दरवाज़ा अपने आप बंद हो जाता है। वो लड़की बताती है कि जो लड़की मरी थी उसके ज़िंदगी में बहुत कठिनाइयाँ थी। वो अपने लिए कुछ करना चाहती थी, अपने परिवार के लिए कुछ करना चाहती थी, पर उसे कोई भी कुछ करने नहीं देता था। लड़की लड़की कह करके उसके परिवार वाले उसे पढ़ाना नहीं चाहते थे और उसे कहीं भी नौकरी करना नहीं देना चाहते थे। उसे किसी भी चीज़ की अनुमति नहीं थी। वो घर के अंदर कैद हो चुकी थी और उसके माता पिता उसे कहते थे कि तुम्हारी शादी कर देंगे और तुम कुछ मत करो, क्यों तुम काम करना चाहती हो। पर वो अपने सपने पूरा करने के लिए तैयार थी और वो बोल रही थी, नहीं, मैं अपने सपने को पूरा करूँगी। एक दिन उसके माता पिता ने उसको बहुत बेरहमी से मारा और बोला कि 5 दिन रुको, तुम्हारी शादी हम ज़रूर कर देंगे, तब तुम्हें पता लगेगा। उसने ये बात जैसे सुनी
वैसे ही वो रोने लगी और बोली, नहीं, मुझे कुछ करना है, मुझे बड़ा आदमी बनना है। तब तक उसके माता पिता ने दरवाज़ा लगा दिया और उसे कमरे के अंदर बंद कर दिया। वो बंद तो हो गई, पर जब उसके माता पिता ने सुबह को गेट खोला तो वो अंदर नहीं थी। खिड़की खुली हुई थी और देखा तो उसके पैर का निशान था। वो खिड़की के ओर से भाग गई। पूरे शहर को पता न लग जाए कि उसकी बेटी घर छोड़ के भाग गई, इसलिए यह बात उन्होंने किसी को नहीं बताई और बोला कि मैंने अपनी बेटी को पढ़ने के लिए बाहर भेजा है। 2 साल तो ऐसे ही चले, पर तीसरे साल एक आदमी ने बोला कि मैंने आपकी बेटी को एक दुकान में काम करते हुए देखा है। आप तो बोल रहे हो आपकी बेटी पढ़ने गई है। ऐसे करते करते पूरे गांव और शहर को पता लग गया कि इसकी बेटी भाग के कहीं काम करती है और गंदे गंदे बातें उस पर सुनाने लगे। उसके माता पिता ये बात को नहीं सुन पाए और दोनों ने फांसी लगा लिया और दोनों मर गए। जैसे उसकी बेटी को यह बात पता लगा कि उसके कारण उसके माता पिता के जान गई है, उसने भी उस बंगले के अंदर जा कर के दरवाजे को बंद करके उस रूम के अंदर अपने जान दे दिया। उस दिन से उस बंगले में कोई नहीं रहता, जो भी आता है वो मर जाता है। सौरभ जोशी चौंक करके देखने लगा उस लड़की की ओर और बोला कि ये बात तुमको कैसे पता कि वो लड़की ऐसे मरी थी? इस कारण से इस बंगले में कोई नहीं आता, ये बंगला भूतिया बंगला है। उसने जैसे ये सवाल पूछा वो लड़की हंसने लगी और हंसते हंसते उस रूम के बाहर निकल गई। सौरभ जोशी उसके पीछे जैसे बाहर निकला, पर चारों ओर वो लड़की नहीं थी। सौरभ जोशी ने बोला, कहाँ गए आप, कहाँ गए आप? पर वो कोई भी आवाज़ नहीं आ रहा था। पूरा सुनसान सा पड़ा हुआ था वो हवेली। सौरभ जोशी के दिल में डर लगने लगा और वो फिर से उस बंगले से भागने की कोशिश करने लगे। पर वो उस लड़की को ढूंढने की भी कोशिश कर रहे थे जहाँ से वो भाग रहे थे। चारों ओर अपने सर को घुमा के देख रहे थे कि कहीं वो मिल जाए और साथ में हम भाग जाएंगे। पर वो लड़की गई तो गई कहाँ? सौरभ जोशी ने उस बिल्डिंग से नीचे उतरे और पैदल भागने लगे और देखा पीछे मुड़ कर के तो उस बंगले के ऊपर वही लड़की बैठी हुई थी और हंसी जा रही थी। सौरभ जोशी समझ गए कि ये और कोई नहीं, वही लड़की है जिसने खुदकुशी की थी। सौरभ जोशी के अंदर जितनी भी दम थी वो वहाँ से दौड़ के भागने लगे। भागते भागते उन्होंने देखा कि उसका भाई उधर से बाइक लेकर के आ रहा था। सौरभ जोशी के पास आ करके उसका भाई रुक गया और बोला, भैया बैठो। और पूछा, कार कहाँ है? बोला कि कार अंदर ही है। और वो दोनों वहाँ से निकल पड़े। पर बाइक भी एक ही जगह पे रह रही थी। वो आगे तो जा रहे थे पर एक ही जगह पे। ये लग रहा था कि बाइक तो चल रही है पर ज़मीन ही पीछे आती जा रही है। वापस वही जगह पे वो फिर से आ जा रहे थे। मतलब दोनों फंस चुके हैं। इतने देर के बावजूद अभी सिर्फ सुबह के 3:30 बज रहे थे। उन्होंने बोला, भैया चारों ओर देखो, कोई भी गाड़ी या कार यहाँ से नहीं गुजर रही। मतलब सबको पता है कि यहाँ पे रात को आना खतरे से खाली नहीं। सुबह को कैसे भी 5 बजे तक हम बच जाएं तो यहाँ से निकल सकते हैं। तब तो कार या गाड़ी फिर आने लगेगी, सब कुछ ठीक हो जाएगा। पर हमें सिर्फ सुबह की इंतज़ार करनी है कि कैसे सुबह हो जाए। और ये बात दोनों ने सोच के पैदल ही जंगलों के अंदर दौड़ने लगे
कि कहीं ना कहीं तो निकलेंगे ज़रूर। पर उल्टे साइड दौड़ने के बावजूद भी वो बंगला उस साइड भी आ जा रहा था। वो फिर से दूसरी ओर मुड़ जाते हैं और भागने लगते हैं, पर वो बंगला वहाँ पे भी आ जा रहा था। क्या हो रहा है इनके साथ, ये इनको खुद नहीं पता। बार बार जहाँ ही भाग रहे थे वहाँ पे वो बंगला आ जा रहा था। भागते भागते इन्होंने जंगलों के बीच में देखा कि एक पहाड़ सा छोटा सा गुफा जैसा कुछ बना हुआ है। इन्होंने बोला क्यों ना हम गुफे के अंदर छुप जाएं और सुबह को 5 बजे ही निकलेंगे। और दोनों ने उस गुफे के अंदर जाना सोच लिया और अंदर चले गए। चुपचाप उस गुफा के अंदर वो मुंह बंद करके बैठे रहे। पर फिर से वही लड़की की रोने की आवाज़ आने लगी, जैसे जंगलों में वो इन दोनों को ढूंढ रही थी कि ये दोनों मिले तो वो मार देगी। ढूंढते ढूंढते उसकी पायल की आवाज़ और रोने की आवाज़ इनकी ओर बढ़ती जा रही थी और नज़दीक आते जा रही थी। छन छन इनका दिल का जो धड़कन था वो और बढ़ते जा रहा था कि अब क्या होगा। और देखा तो इसको एक ऐसी डायन ढूंढ रही थी जिसके पैर उल्टे, आँख से खून की आंसू निकल रहे थे, बाल पूरे फैले हुए, सफ़ेद साड़ी में, और वो रोती जा रही थी और पता नहीं क्या बड़बड़ा रही थी कि तुम्हें भी मरना है, हाँ तुम्हें भी मरना है। कुछ ऐसा ही बड़बड़ा रही थी। उसकी पूरी बात तो समझ नहीं आई, पर इतना समझ गए थे कि हमारे सामने वो आएगी तो हम तो ज़रूर मर जाएंगे। इसलिए दोनों चुपचाप वहाँ पे छुपे रहे। वो लड़की उल्टा साइड फिर जाने लगी। थोड़ी दूर जाने के बाद वो वहाँ से गायब हो गई। वो सब चुपचाप वहीं पत्थर के नीचे छुपे रहे। और जैसे 5 बजा वैसे उनकी वहाँ से निकलने का टाइम हो गया और वो निकलने लगे। और वहाँ से निकल के कुछ दूर गए ही थे और फिर से देखा अपनी घड़ी में तो अभी रात के 4 ही बज रहे थे। मतलब उस चुड़ैल ने इन्हें धोखा दिया है। इन्हें अपने जाल में फंसाने के लिए उसने वक्त को ही बढ़ा दिया और फिर से अपने सही समय पर ला दिया है। और उस चुड़ैल ने इन दोनों को देख लिया। अब इन्हें कैसे भी उस चुड़ैल से बचना ही पड़ेगा। और ये दोनों दौड़ते दौड़ते जंगलों के अंदर और जाने लगते हैं, पूरा भागने लगते हैं। तब तक इन्हें एक चीज़ याद आती है कि ये जिस पत्थर के नीचे छुपे थे और जिस पत्थर पर बैठे थे वो पत्थर कोई अलग पत्थर था। उसे ध्यान से याद आया कि जिस गुफा के अंदर थे उस गुफा के पीछे किसी की मूर्ति थी। तब तक सौरभ जोशी बताता है कि ये और कोई नहीं, शेरावाली माता की ही मूर्ति थी। इसलिए वो आत्मा उन्हें कुछ नहीं कर रही थी। मतलब उसने इन्हें देख लिया था पर कुछ भी नहीं कर रही थी। मतलब इन्हें ये पता लग गया कि इन्हें बचना है तो वहीं पे उस पत्थर के पास इन्हें जाना पड़ेगा, उस माता के पास इन्हें पहुंचना ही पड़ेगा। और ये वापस दौड़ के उसके पास जाने लगते हैं। इन्हें अब शेरावाली माता ही बचा सकती है। ये भागने लगते हैं। तब तक वो आत्मा इनका पीछा ज़ोर से रोते हुए कर रही थी और दौड़ते दौड़ते ये वहाँ पे पहुँच जाते हैं। पर वो आत्मा अंदर नहीं आ रही थी। मतलब अब ये सुरक्षित हैं। और 5 बज जाते हैं और ये अपने घर पहुँच जाते हैं। यही थी आज की एक डरावनी सच्ची हॉरर स्टोरी सौरभ जोशी के ऊपर आधारित। आपको थोड़ी सी भी अच्छी लगी होगी तो हमारे YouTube चैनल शायर की दुनिया ब्लॉग को
फटाफट सब्सक्राइब कर लो।